नमस्कार। ई ऑफिस के अंतर्गत इस बार का विषय हमारा पीआईएमएस है। पीआईएमएस का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और ये एक्चुअली एक तरह से हमने जो लास्ट हमारा एक वीडियो था लोकल एडमिन मॉड्यूल का, तो ये भी एक तरह से एडमिन मॉड्यूल ही है। और जो हमारे जनरल एम्प्लॉयज़ रहते हैं, एम्प्लॉयज़ जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, उनको इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, मगर अगर सिस्टम के बारे में पता है तो अच्छा ही होगा। तो चलते हैं मैनुअल की तरफ। मैनुअल से ही उसके टॉपिक्स को हम वन बाय वन उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, तो उसके मैनुअल से हमको क्लियर होगा। बाय द वे ये मेरी फ़ोटो है मेरे कॉलेज की, मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अपन विषय पे चलते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम में या पीआईएमएस में, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक्चुअली 3 रोल्स की बात होती है। उन रोल्स का नाम होता है क्रिएटर, वेरीफायर और थर्ड वन होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो क्रिएटर तो हमें क्लियर है। क्रिएटर वो है जो एम्प्लॉइज़ का क्रिएशन कर सकता है हमारे सिस्टम पे। सिस्टम मतलब वो उनकी इंफॉर्मेशन को डालेगा, तभी वो ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या अदर मॉड्यूल्स पे काम कर सकते हैं, यानी किसी की जानकारी दर्ज करना। तो क्रिएटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही दर्ज करे, अनऑथराइज्ड पर्सन को दर्ज ना करे। खैर, अगर मान लीजिए उनकी जो जानकारी जो डाली गई है वो ऐसा नहीं है कि वो फाइनल होगी, उसको वेरीफायर जो है जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें आवश्यकता अनुसार उसको एडिट भी कर सकते हैं। और जो थर्ड रोल है पे एंड अकाउंट ऑफिसर का, वो तो नेचुरली जो हमारे जो रोल हम जानते हैं अपने यहाँ अकाउंट्स ऑफिसर का, कि वो सर्विस सर्टिफिकेट रिलेटेड और भी जो उनके फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको वो रखते हैं। इन इन सभी लोगों को जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, राइट। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, चाहे वो क्रिएटर हो, वेरीफायर हो या पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर हो, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम कस्टोडियन भी बोलते हैं। कस्टोडियन क्या होता है, यानी वो एक यूज़र जो हम अभी फिजिकल अगर उसमें देखें, अगर हम ई ऑफिस की बात ना भी करें, तो ये कस्टोडियन कौन है हमारे ऑफिस में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस का कस्टोडियन वो है जो एक हर एम्प्लॉय की फिजिकल जो सर्विस बुक है उसको मेंटेन करता है, राइट। उसके उसकी इंफॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट भी करते हैं उन सर्विस बुक में। सर्विस बुक का इम्पोर्टेंस एक एम्प्लॉय के थ्रू आउट उनकी सर्विस के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक होती है। तो ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑडिटर का। ऑडिटर को एक लिमिटेड राइट रहता है, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ देख सके, हर चीज़ उसमें कर सके। वो ये कर सकते हैं, उनको राइट दे सकते हैं कि वो रिव्यू कर लें उस एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन को, और सर्विस बुक में कोई रिमार्क देना हो तो वो रिमार्क देख सके। तो वो जो हमारे कस्टोडियन है वो एक ऑडिटर की रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव या ये जो तीनों रोल हमने बताया है उनको क्या वो क्या क्या करेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो एम्प्लॉय की, किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को, जो फिजिकल हमारी जो हार्ड बुक में हार्ड कॉपी जैसा जो हमारी सर्विस बुक है उसकी इंफॉर्मेशन को लेकर उसको मैनेज करें, उसको अपडेट करें हमारे सिस्टम में भी। और जो सर्विस बुक तो नेचुरली वो हार्ड कॉपी में भी अपडेट होगी। मतलब फिजिकल सर्विस बुक रिकॉर्ड को वो ई फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा इस सबसे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे ये होता है कि जो आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को सर्च करना, उससे कोई जानकारी निकालना, उसको प्रोसेस करना, इसमें जो है काफ़ी समय बचता है। ये प्रक्रिया ई फॉर्मेट में हो जाने से काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। तो जो भी लोग पीआईएमएस में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे, तो उनको जब वो लॉगिन करेंगे तो इस तरह के कुछ बटन्स दिखाई देंगे। हर बटन का बहुत सिंपल मतलब है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के हिसाब से। कि एक उनको ये होगा कि ऐड बटन मिलेगा। उसका यूज़ मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई न्यू डेटा अपने सिस्टम में ऐड करना हो तो हम ऐड बटन के थ्रू जाते हैं, यानी कोई भी नई जानकारी, चाहे वो नई एम्प्लॉय के को ऐड करना हो, राइट, या कोई और संबंधित डाटा जो है उसको न्यूली एंटर करना जो अभी हमारे सिस्टम में कभी नहीं था। सबमिट बटन, नेचुरली सबमिट बटन, जो भी डाटा है हमारा उसको जब हम अपना एंटर कर लेंगे, सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड फील्ड्स को डाल लेंगे, तो हमें सबमिट बटन दबाना है, तो डेटा जो है डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। सबमिट एंड नेक्स्ट कहीं पे आता है तो उसका मतलब है कि आप सबमिट कीजिए डेटा, उस स्क्रीन का डेटा सेव होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, चाहे वो नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको लेके जाएगा। एडिट, नेचुरली आपने जो डेटा डाला है आप उसको एडिट कर सकते हैं, एनी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जिट बटन मिलेगा तो नेचुरली एग्जिट बटन आपको उस पेज से हटा देगा, उस पेज से आपको बाहर कर देगा। फिर आपको एक बटन मिल सकता है लास्ट वेरीफाइड रिकॉर्ड, या सिर्फ रिकॉर्ड मिले तो वो भी आपको वो देखने में कि जो लास्टली मतलब जो
एकदम लेटेस्ट लास्ट आपके द्वारा वेरीफाई रिकॉर्ड किया गया होगा, उसकी वो डिटेल आपके सामने लाके रख देगा। फिर एक आपको इन्फॉर्मेशन बटन मिल सकता है डेटा इन्फॉर्मेशन का, या हो सकता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकला हो, तो वो क्रिएटर और वेरीफायर के बारे में आपके सामने इन्फॉर्मेशन ले आएगा, मतलब जो जिसने भी उस डेटा को क्रिएट या वेरीफाई किया हुआ है। फिर आपको मोर का जहाँ बटन मिलेगा, नेचुरली मोर में आपके पास हमेशा ज़्यादा जानकारी होगी। अगर आप रिपोर्ट्स में जाते हैं तो हमें मोर का बटन जो होता है और दूसरे तरह की रिपोर्ट्स देता है, उसी तरह एक मोर का बटन इधर पर पीआईएमएस में आपको दिखाएगा कि जो ऑलरेडी आपने एंटर डेटा कर लिया है उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या डेटा एंटर किया है। और कहीं पे व्यू सर्विस बुक पार्ट्स दिखता है तो उसका मतलब है कि प्रोवाइड, वो हमको जो अपलोडेड फिजिकल सर्विस बुक है जो भी अपलोड की गई है उसके बारे में उसको हमको देखने का मौका देता है, और उसके अलावा हम उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पर रख सकते हैं। ये टेबल जो भी एडमिन है उनके काम आ सकती है, मतलब एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिस्टम में कौन क्या काम करता है और क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्रिएटर का हमने पहले भी बात किया है कि वो एक न्यू यूज़र हमारे पीआईएमएस एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह की डेटा एंट्री से रिलेटेड ऑपरेशन को कर सकते हैं। वेरीफायर क्या कर सकते हैं, वो जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं, जो क्रिएटर ने एंट्री की है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा वो कोई ऑर्डर है, मान लीजिए ऑफिस ऑर्डर है, कोई और डॉक्यूमेंट है जिसको वो ऑथराइज करते हैं, और ऑथराइज करने के बाद वो अपलोड कर सकते हैं वो ऑर्डर्स। ठीक है, वो किसी ऑर्डर मतलब पूरे स्टाफ के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए हो सकता है। और आपको अगर जनरली याद हो, जब हम ई ऑफिस में लॉगिन करते हैं तो बीच में एक सेक्शन आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। वो न्यूज़ मान लीजिए, वो ऑर्डर्स मान लीजिए, कोई अपडेट हो, एक तरह का उसको क्या कहना चाहिए, डैशबोर्ड जैसा रहता है, उसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो वेरीफायर को उसका एक्सेस है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उनको एक्सेस है, वो किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पीआईएमएस सिस्टम के थ्रू, और ई सर्विस बुक भी उनकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पी एंड एओ मतलब पे एंड अकाउंट ऑफिसर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचुरली वो जनरेट कर सकते हैं किसी का सर्विस सर्टिफिकेट सिस्टम से, और एम्प्लॉय की कोई फॉरेन सर्विस से रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें वो रखते हैं। और यूज़र क्या है, यूज़र मतलब जो हम लोग इन जनरल जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो ये देख सकते हैं कि क्रिएटर ने उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, और वो चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं कि भाई हमारे से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वो क्रिएटर के पास जानकारी चली जाएगी और वो फिर बाद में चेंज कर सकेंगे वेरीफायर के थ्रू, या उनको भी अपडेट का ऑप्शन होगा तो वो भी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं वो डैशबोर्ड जो जिनको पीआईएमएस का एक्सेस है, मतलब सभी लोगों को तो नहीं होगा, नेचुरली जो पीआईएमएस का देख रहे हैं काम उन्हीं को होगा। तो जब वो लॉगिन करते होंगे तो जो उनको लॉगिन के बाद स्क्रीन आती है उसमें इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखता है। उसमें ये 3 तरह के जो ये कलर्स दिख रहे हैं, शायद ऑरेंज, रेड और ग्रीन। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या दे रहा है, तो इसमें दिखाता है कि 3 तरह की जो डिटेल है। पहला जो है ऑरेंज कलर वाला, हम देख रहे थे कि टोटल एम्प्लॉय सर्विंग, कितने एम्प्लॉय हमारे यहाँ सर्व कर रहे हैं उनकी डिटेल्स है। दूसरा दिखाता है नंबर ऑफ सर्विस बुक यूजर्स, और थर्ड जो रहता है एम्प्लॉयज रिटायरिंग दिस ईयर। तो एक तरह के डैशबोर्ड से हमको जानकारी मिल जाती है, और नीचे भी डायग्रामेटिक वे में हमको चार्ट के थ्रू भी इनके बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं। इसमें ये भी है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट उतना हाई क्वालिटी का नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं ऐसे अगर इसको हाईलाइट करूँ तो यहाँ नीचे ये व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, राइट, इधर पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ, यानी ये तीनों केसेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनके जैसे यहाँ 726 है, 487, 23, तो हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं उनके पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर इस कैटेगरी में कौन से एम्प्लॉयज़, इसमें कौन से, इसमें। फिर नीचे जो पाई चार्ट है वो हमको हेल्प करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय हमको देखना है जेंडर वाइज, जेंडर के बेसिस पे है, मेल फीमेल के बेसिस पे है ये वाली रिपोर्ट। ये पे लेवल के आधार पे है, पे लेवल पर, और ये एज के हिसाब से, एम्प्लॉयज़ की एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कौन सी एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। अब मान लीजिए जो हमारा क्रिएटर है उनको ये होता है कि किसी एम्प्लॉय की जानकारी को अपडेट करना है, एडिट करना है। उस केस में हमारे डेटाबेस में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो कैसे सर्च करेंगे, तो उनको जो ये सर्च एम्प्लॉय का ऑप्शन होता है हमारे पास, ये सर्च एम्प्लॉय, पहले उनको एम्प्लॉय को सर्च करना होगा। सर्च एम्प्लॉय को करने के तरीके बहुत हैं, उनके अगर एम्प्लॉय का नाम पता हो, उनका कोड पता हो, डेजिग्नेशन पता हो, किसी भी आधार पर सर्च कर लें जो क्राइटेरिया दिया हुआ, इसमें कोई भी एज सच मैंडेटरी फील्ड नहीं रहती है। और फिर वो सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो नीचे फैच होके आ जाती है। तो मान लीजिए उन्हीं उसी नाम से या उसी संबंध में यहाँ पे उनके जितने भी एम्प्लॉय सर्च हो गए,
मान लीजिए इस केस में उनको सर्च करने पे 3 एम्प्लॉयज मिल गए, तो जिस एम्प्लॉय पे उनको काम करना हो, क्लिक टू सिलेक्ट उन सभी एम्प्लॉयज के पैरेलली बना हुआ है, और उस एम्प्लॉय को वो सिलेक्ट करके फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को वो अपडेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय को और भी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, उनकी सर्विस के आधार पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उनके डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय किस प्रकार के हैं, परमानेंट हैं, टेम्पररी हैं, या और भी यूजर टाइप की फील्ड पर कोई डाटा प्रोवाइड करके एम्प्लॉय को सर्च किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अप्रूव रजिस्ट्रेशन का। देखिए किसी एम्प्लॉय को बस पीआईएमएस एप्लीकेशन में क्रिएट कर देने से उनको एक्सेस नहीं मिल जाता है, उनको अप्रूव होना होगा। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड है तो ही वो फिर एक्सेस कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो अप्रूव रजिस्ट्रेशन के लिए जो ये टैब होता है, अप्रूव रजिस्ट्रेशन पे आना होगा। फिर उसके अलावा बाद में आप देखिए जो भी एम्प्लॉय अप्रूव नहीं है उनके आगे अप्रूव का बटन आता रहता है, तो वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जैसे इस केस में श्री के एम आई थिंक जॉली, उनको अगर ये अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो उनका एक मैसेज मिल जाएगा हमें सामने कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब वो एम्प्लॉय जो है हमारे ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे वो मैसेज रेड कलर में आ जाएगा। फिर अगर कोई नए एम्प्लॉय आते हैं या कोई नए रिक्रूटमेंट के बाद या चाहे ट्रांसफ़र होके, तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन है, ट्रांसफ़र होके तो नहीं कहना चाहिए, अगर उनका सिस्टम वहाँ पे भी ई ऑफिस होता होगा तो ट्रांसफ़र से काम बन जाएगा, बट इन केस नहीं होता है तो फिर हमें न्यू एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे आएंगे तो बेसिक जैसा हमारे एम्प्लॉयज़ की जो भी आवश्यक डिटेल्स है वो डालना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, बस हमारा एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा और हमें एक मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो वो एम्प्लॉय हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा ये है, ये जनरल इसमें एक नोट दिया हुआ है, नॉर्मल सी भी बात है कि जो भी वो प्रेजेंट या एक्टिव स्टेटस है उस एम्प्लॉय का, वही इन्फॉर्मेशन हमें डालना है, यानी उनसे रिलेटेड लॉगिन डिटेल्स या उनके अभी जो एक्टिव डेजिग्नेशन है वो, ये तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर ये है कि जब आपने पीआईएमएस में कोई एम्प्लॉय को ऐड कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही उसने अपने सिस्टम में काम होंगे। क्रिएटर जो है उनको क्रिएटर को जाकर उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे सिस्टम में वर्क करने के लिए उस एम्प्लॉय को एक पोस्ट देनी पड़ेगी। नेचुरली वो पोस्ट होगी तो उस पर काम करेंगे, तो उसके लिए वो पीआईएमएस में नहीं जाएंगे, उनको एम्प्लॉय मास्टर डिटेल वाली एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। जो पीआईएमएस या इस पे काम कर रहे हैं उनको पता है कि एम्प्लॉय मास्टर डिटेल एक अलग मॉड्यूल है, मतलब वो जब ई ऑफिस में लॉगिन करते हैं तो लेफ्ट पैनल में एम्प्लॉय मास्टर डिटेल की लिंक आती है जहाँ पर पीआईएमएस की लिंक आती है, तो वो एम्प्लॉय मास्टर डिटेल में जाएंगे और आगे का काम करेंगे। वो आगे हम देखते हैं वो क्या करेंगे। तो जब वो एम्प्लॉय इस वाली डिटेल में आ जाएंगे तो उसको उनको पोस्ट असाइनमेंट वाली जो लिंक मिलेगी, वो ये जो यहाँ पे हमारे शो हो रहा है पोस्ट असाइनमेंट, इस पर वो क्लिक करेंगे तो आगे का उसको मैं डिटेल दिखाता हूँ। ऐसी कुछ स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पर वो एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय नेम के आधार पे या जो भी अवेलेबल है वो डिटेल डाल के, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सुखदेव सिंह, वो सुख टाइप कर रहा है तो सुखदेव सिंह सजेशन में आ गया, अगर वही है उनको सिलेक्ट करके सर्च का बटन दबाएंगे तो सर्च होने के बाद वो एम्प्लॉय नीचे आ जाएंगे। एक से ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कौन सा एम्प्लॉय, और इसी में एक ऑप्शन आता है हमारे पास पोस्ट नेम का, ये पोस्ट नेम का, तो इस पोस्ट नेम पे उनको यहाँ पे उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी और वो मैपिंग करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो और एक्चुअली क्या है, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपको मार्किंग एब्रीविएशन जैसे जनरली ऑफिस में चलता है कि पूरा जैसे हम कोई नोट शीट लिखते हैं, कोई ऑफिसर किसी को मार्क करते हैं तो शॉर्टकट में लिख देते हैं कि पहले उनका पोस्ट लिख देते हैं, जैसे डीडी एग्रीकल्चर है तो डीडीए लिख दिया और ब्रैकेट में उनका नाम लिख दिया, या नहीं भी लिखा तो डीडीए डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, इस तरह से। तो जो एब्रीविएशन से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो भी यहाँ पे हमको डालना चाहिए, डालना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी फील्ड है मार्किंग एब्रीविएशन। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर एक एम्प्लॉय के पास किसी कारणवश वो एक से ज़्यादा पोस्ट पे काम कर रहा है, नेचुरली कभी टेम्पररी एक चार्ज मिल जाता है या काफ़ी लंबे समय के लिए भी किसी के पास, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाता है कि दो दो तीन तीन सेक्शन एक ही व्यक्ति देखते हैं, तो उस केस में एक यहाँ पे आता है प्राइमरी पोस्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब कि प्राइमरली वो कौन से पोस्ट को बिलोंग करते हैं, यानी किस पोस्ट पे काम करते हैं। एक चार्ज वाली बात अलग है। तो मान लीजिए कोई एस्टेब्लिशमेंट को मेन उसमें देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं अगर वो, तो अकाउंट्स का काम मेनली वो देखते हैं, तो अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो उनकी प्राइमरी पोस्ट होगी, और जो दूसरे सेक्शन वगैरह देख रहे हैं वो चलिए वो दूसरे उसमें आ जाएगा, मतलब वो उसको सेकेंडरी टर्शरी, वैसे टर्म यूज नहीं होती, मगर अकाउंट ऑफिस को हम प्राइमरी पोस्ट मानेंगे। ठीक है।
अब हम बात करते हैं जो टैब हमारा है यूज़र फीडबैक का, अभी जिसमें 40 दिख रहा है जैसे उदाहरण के लिए। तो एक्चुअली क्या है यूज़र फीडबैक? जो हमने बात किया था कि एक यूज़र अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को देखता है और उसको लगता है ये इन्फॉर्मेशन हमारी गलत है, तो वो फीडबैक देता है। तो वो क्रिएटर जो है वो यूज़र फीडबैक के बारे में यहाँ से आके देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जो है वो क्लिक टू सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन में वो चेंज मांग रहे हैं, उसके अनुसार वो उस पर एक्शन लेके कर सकते हैं और उसके बाद उनको उसमें अपडेटेड करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये मैंने कर दिया है। जैसे कि ये इन्होंने अगर एम्प्लॉय आइडेंटिटी का किसी का मैटर था, करेक्शन हो गया होगा, तो राइट क्लिक कर एक्शन टेकन पे उनको क्लिक करना होगा। बस ये काम होता है यहाँ पर। अब हम प्रोफाइल पेज के बारे में बात करेंगे कि प्रोफाइल पेज में क्या होता है। प्रोफाइल का मतलब नेचुरली यही रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी हो, अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का पूरा खाका ए टू जेड उनकी कंप्लीट डिटेल डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडर रहेगी कि एम्प्लॉय की कोई बेसिक डिटेल है, उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड है, फॉरेन वाला काम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या ऐसे करके। तो अगर आपको ये स्क्रीन क्योंकि थोड़ी सी ब्लर्ड है, मतलब डॉक्यूमेंट ही उस क्वालिटी का है। अदरवाइज देखिए अगर ये प्रोफाइल पेज में उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़ भी नहीं पा रहे तो यहाँ कुछ ना कुछ जानकारियाँ हैं। पर यहाँ पे देखिए ऊपर पर्सनल से रिलेटेड डिटेल है, फिर अलग अलग टैब है नीचे जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं। अगर हमें किसी टैब के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हमको यहाँ प्लस का साइन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर रेलिवेंट जो भी जानकारी है वो खुल जाती है। इसके अलावा हम उस सेक्शन की जो भी यहाँ पर एक डाउनलोड करके ग्रीन रंग का बटन रहता है, हम किसी भी एम्प्लॉय की पूरी प्रोफाइल को यहाँ से इस बटन के द्वारा क्लिक करके अपने लोकल सिस्टम पे चाहे कंप्यूटर और लैपटॉप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल इन्फो की। पर्सनल इन्फो मतलब नेचुरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी एम्प्लॉय की है, वो क्रिएटर इसका यूज करके उन एम्प्लॉय की डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका पता, उनका पद नाम यानी डेजिग्नेशन, उनकी फोटो, उनका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की एंट्री कर सकते हैं और इस तरह से और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हो उसको डाल सकते हैं। जो पर्सनल इन्फो है उसके नीचे और भी हमारे पास लिंक्स है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1, 2, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इनका यूज करके टोटल इस तरह की 10 सब लिंक्स है। मतलब एक एक पे जाकर उनको ऐड करना पड़ेगा, जैसे स्किल सेट, उनको किस चीज़ की स्किल्स है उनकी, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, उनकी कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 और पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 है उसको भी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 को भी दो भागों में हम देख सकते हैं डिवाइड किया गया है। एक होता है पर्सनल डिटेल्स 1 एंड पर्सनल डिटेल्स 2। यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स 1 एंड पर्सनल डिटेल 2। तो दोनों में जब आप दोनों पे आपको क्लिक करके जाना पड़ेगा, उनकी जानकारी को डालना पड़ेगा। बेसिक जो जानकारी है वो हमें डालना पड़ेगा दोनों पार्ट में। परंतु इसको मैं एक एक फील्ड को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जो नॉर्मल काम की बात है, क्योंकि जनरली अब नाम डालना है तो उसमें क्या डिस्कशन करना। तो लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट है वो आपका अगर कोई डाल रहे हैं तो वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। और उसके अलावा आपको बता दें कि पर्सनल डिटेल 1 जो है अगर एक बार एंटर हो गया है तो उसके बाद वो फाइनली जब अप्रूव सबमिट हो गया है तो फिर उसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो उसको सावधानी से हमें देखना है। तो यहाँ पे तीन चीज यहाँ जो बात की उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट्स ओनली पीडीएफ फॉर्मेट, जो मैंने बताया कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड करनी है। दूसरी जो काम की बात ये है कि जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो 1 है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा वेरीफायर के द्वारा, उसके बाद जो है आपकी सर्विस बुक एम्प्लॉय की जनरेट होगी, ठीक है। और जो ये मैंने कहा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल डिटेल्स वाला, सॉरी वो पर्सनल डिटेल्स नहीं था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 था, वो अनएडिटेबल रहता है जब एक बार रिकॉर्ड फाइनली सबमिट हो गया। इसी तरह उन्होंने बताया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 है, ये भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पर्सनल डिटेल्स 3 और 4। 1, 2 उधर पे था, इधर पे भी दो पार्ट है 3 और 4, जिसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाएंगे उसको डिस्कस नहीं करते हैं। इसी तरह फोटोग्राफ है, नेचुरली फोटोग्राफ हमें अपलोड करनी है। बस ये बात कर लेते हैं कि जो फोटोग्राफ है हमारी वो या तो जेपीजी होना चाहिए या जेपीईजी होना चाहिए या जीआईएफ होना चाहिए, इसके अलावा नहीं चलेगा। दूसरा, अगर हमें फ़ोटो चेंज करनी है तो हम एडिट बटन का यूज़ करके फ़ोटो को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सिग्नेचर है, सिग्नेचर में भी सेम कंडीशंस हैं कि हमारा जेपीजी, जीआईएफ या जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए, और अगर हम सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हैं तो एडिट बटन का यूज़ करके हम सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात आती है। क्वालिफिकेशन नेचुरली उन्होंने क्या पढ़ाई की है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम डाल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं। इसमें यह रहता है कि जो हमारे काम की चीज़ है कि अगर किसी की कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो उसका ऑप्शन भी
हमारे पास होता है, उसको भी अभी नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर बताया है कि पर्सनल इन्फो मॉड्यूल जो हमारा है उसके अंदर एक लिंक मिलेगी एडिशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन की। यहाँ से हम अपने एडिशनल क्वालिफिकेशन किसी एम्प्लॉय की डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डली है वो किस क्रिएटर वेरीफायर ने डाली है, या किसने क्रिएटर ने क्रिएट की है, किसने वेरीफाई की है, उसको कब मॉडिफाई किया गया है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वाले बटन से देखी जा सकती है। इसके अलावा अदर जो टैब थे वो मैंने अभी स्किप कर दिया क्योंकि वो भी जनरल है। जैसे किसी का कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, वो कहाँ से एंटर करेंगे, किसी की कहना चाहिए परमानेंट एड्रेस क्या है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, उसमें ऐसा इन जनरल वाली बातें हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी डिटेल की। तो सैलरी डिटेल को मतलब क्रिएटर देख सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और सैलरी डिटेल को उन्होंने टोटल 4 भागों में डिवाइड किया है। सैलरी डिटेल 1, सैलरी डिटेल 2, सैलरी का अलाउंस, और कोई ऑर्डर हो तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सैलरी डिटेल में भी वो नॉर्मल फील्ड्स हैं, उसकी एंट्री करेंगे, वो जानते हैं उनको क्या डालना है। बस ये है कि अगर कोई ऑर्डर है अपलोड करना है तो वो हमारा पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी और कोई इमेज या वैसे अपलोड नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं इम्यूटेबल का। इसका यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो कई सारी चीज़ें सबमिट करता है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट करता है, उनका कुछ होम टाउन का डिक्लेरेशन होता है वो करते हैं। फिर जो पोस्ट कंफर्मेशन होता है जो मतलब सेक्शन ऑफिस की तरफ से ही होता है वो कंफर्मेशन, वो सारी चीज़ें जो है क्रिएटर जो है वो अपडेट या अपलोड करते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में। तो वो सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह को अपलोड करने का काम हमारा इम्यूटेबल के अंतर्गत आता है। तो जो इम्यूटेबल वाला हमारा यहाँ पार्ट है उसको क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट हमको लिंक मिल जाएगी, इसमें जाके नॉर्मली हमको अपलोड करना है। स्क्रीन में जरूर ब्लर आ रहा है पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इतने तरह के एम्प्लॉयज़ की सर्टिफिकेट अपलोड होने चाहिए, वो पता है। तो वो सारी उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखी हुई है और राइट साइड में हमको ब्राउज कर करके एक एक हर चीज़ का रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट को डालना है और हम उसमें यहाँ पे डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हैं दोबारा। और फाइनली हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड हो जाएंगे। और नेचुरली सारे सर्टिफिकेट भी हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में ही होने चाहिए। इम्यूटेबल की बात हो गई, अब हम म्यूटेबल के बारे में बात करेंगे। तो जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं मतलब फैमिली के बारे में डिटेल्स है, जो नॉमिनी डिक्लेयर करता है एक एम्प्लॉय, नॉमिनेशन के संबंधी जानकारी जो रहती है वो म्यूटेबल इंफॉर्मेशन कहलाती है। और उनको अपडेट करने के लिए हमारे ई ऑफिस के इसमें PIMS में ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको हम म्यूटेबल के अंतर्गत जाते हैं। तो यहाँ देखिए म्यूटेबल के अंतर्गत फैमिली, नॉमिनी मेंबर और नीचे नॉमिनेशन करके 2 लिंक आती है, इसके अंदर जा जाकर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारा पर्सन है वो अपडेट कर सकते हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन को मैंने स्किप कर दिया है कि वो क्या स्क्रीन में क्या क्या आएगा, वो तो नॉर्मल पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि नॉमिनेशन जो मॉड्यूल है उसमें उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो नॉमिनेशन फॉर ग्रेच्युटी है, फिर GPF है, फिर CGIS है और पेंशन है। तो उसमें जो नॉमिनेशन करता है एम्प्लॉय वो इन कैटेगरीज में जा जाके उनकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। फिर आता है सर्विस। सर्विस इंपॉर्टेंट है नेचुरली एम्प्लॉय के लिए और सिस्टम के लिए भी। तो सर्विस जो सेक्शन है वो एम्प्लॉय की पूरी हिस्ट्री एक तरह से मेंटेन किया रहता है, एनी टाइम हम उसके बारे में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और इसको इन्होंने 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है कि प्रीवियस क्वालिफाइंग हिस्ट्री क्या है उनकी, कोई फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल है क्या, फिर वो उनके सर्विस वेरिफिकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को यहाँ मेंटेन करना है, और नॉन क्वालिफाइंग पीरियड है उसके बारे में, और कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में है। जो एक टर्म अभी आई थी नॉन क्वालिफाइंग पीरियड, वो एक्चुअली क्या है, एक एम्प्लॉय जो देखिए किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है कि वो किसी तरह की लीव में रहे हो मगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट न दिया हो, या वो सस्पेंडेड रहे हो, उन पे कोई मतलब कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो, बिना जानकारी के लोग चले जाते हैं और काफ़ी समय से सर्विस पे नहीं आते हैं, मतलब किसी भी तरह का ब्रेक सर्विस में एक तरह का देखा जाए उसको जो बोलते हैं, या अप्रेंटिस सर्विस भी होती है। अप्रेंटिस सर्विस में भी जैसे मेरी जानकारी में, अगर ये सही है कि नहीं मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मगर जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह में अप्रेंटिसशिप मैंने देखा है लोग करते हैं, उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद वो सर्विस में आते हैं। तो आई थिंक वो बीच का गैप जो है वो हो सकता है कि वो हो, मैं आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं उसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, पर संभवतः ऐसा ही लगता है मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन और आता है। सर्टिफिकेट वाला जो है उसमें क्रिएटर जो है वो जाकर सारे तरह के सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉय को इशू हुए हैं उनके सर्विस के संबंधित, क्वालिफाइंग सर्विस के संबंधित में वो जाके उसको देख सकते हैं।
फिर आता है नेक्स्ट जो है वो लीव रिकॉर्ड। लीव रिकॉर्ड मतलब उनके किसी भी एम्प्लॉय की जो छुट्टियां उन्होंने ली है उसके संबंधित रिकॉर्ड्स को वो देख सकते हैं कि उसके अंदर सब मॉड्यूल है कि ईएल कितना लिया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, कोई अदर लीव ली है, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, उससे रिलेटेड सब सेक्शन है, नॉर्मल चीज़ें हैं, वो जाकर उसको मतलब उस सेक्शन में जाकर उसको मैनेज कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, या उस मतलब उसमें एंट्री अपडेशन वगैरह कर सकते हैं क्रिएटर जो है। तो यही सारी लीव्स के रिलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं हमारे आने मैनुअल में, आगे आने वाले पेजेस में इसको स्किप कर देते हैं। इन जनरल वो लीव पे कब गए, क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना सिंपल जानकारी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर हमारे पास एलटीसी का ऑप्शन है। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर किसी एम्प्लॉय ने उससे उसका बेनिफिट लिया है या उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो क्रिएटर जो है उसको जाकर ऐड कर सकते हैं। बस इसमें यही हमारे पास रहता है रोल में। एलटीसी में यही हमको करना होता है, मतलब क्रिएटर को। एचबीए यानी हाउस बिल्डिंग अलाउंस या कोई एडवांस लिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को भी क्रिएटर जो है जाकर मेंटेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह एचबीए इंस्टॉलमेंट पेड में अगर इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं एम्प्लॉय तो उसकी जानकारी को भी अपडेट किया जा सकता है, मतलब नॉर्मल चीज़ है। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं इससे। फिर हमारा CGGIS आता है जो कि ग्रुप इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज़ का। उसका फुल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ है। लेकिन ये अभी जैसे अभी आप अगर ये तो उसके मॉड्यूल में होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनमें ये ऑप्शन शायद नहीं होगा। तो अगर मतलब जो भी कंसर्न एम्प्लॉय हैं उनकी ये इन्फॉर्मेशन, इस इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस लिंक के थ्रू अपडेट किया जा सकता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय पे किसी तरह की पेनल्टी लगी है तो विजिलेंस का कोई मामला है तो उस पेनल्टी की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पेनल्टी के अंतर्गत विजिलेंस वाली लिंक में किया जा सकता है। फिर एक इंटरनल ऑडिट की लिंक आती है और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनल ऑडिट वाले हमारा जो ये रेड कलर से हाईलाइटेड इस लिंक पे जाके किया जा सकता है। वो एक तरह का ज़रूर इंटरनल है ऑडिट है, मगर वो एक इंडिपेंडेंट है सिस्टम ही होता है जो हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है उसका एक तरह से वेरीफाई करते हैं वो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न लोग हैं उस सिस्टम को समझते हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ। फिर आता है नेक्स्ट डिसिप्लिनरी केसेस। अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कोई एक्शन हुआ है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट है एम्प्लॉय अकाउंट, ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि यूज़र इतने फ्रेंडली नहीं रहते हैं सिस्टम से। तो उनके लॉगिन आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मतलब दोबारा अपडेट करने के लिए ये स्क्रीन का काम होता है। नीचे जो ये रेड रंग कलर से हाईलाइटेड है, इतना समझ में आ रहा है कि ये अपडेट लॉगिन आईडी लिखा है तो उस उनकी अपडेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है डीएससी इनरोल। डीएससी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में 2-3 वीडियोस में कवर किया है। नॉर्मल डीएससी कैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन होता था जावा वाला, फिर वो जावा का अपन ने ब्राउज़र के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके हमने डीएससी साइन सर्विस के बारे में देखा था, तो वो रेफ़र करेंगे अगर कोई लोगों ने नहीं देखा है। तो बहुत ईज़ी है डीएससी इनरोल, मतलब आप समझ जाएँगे। फिर आता है सर्विस बुक। सर्विस बुक मतलब अगर हम एक ई बुक की तरह ऑटोमेटेड बुक यहाँ पे कह रहा है, यानी जो हमारी फिजिकल सर्विस बुक है उसको ऑनलाइन कर देने के तरीके को यहाँ पर हम सर्विस बुक बोल रहे हैं। ये एक बार अगर रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया है, सबमिशन होने के बाद वेरीफायर द्वारा वेरीफाइड हो गया है तो सर्विस बुक जो होती है वो जनरेट हो जाती है। सर्विस बुक को देखा भी जा सकता है, उसको लोकल सिस्टम में डाउनलोड भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे अगर आपने देखा होगा तो एक सर्विस बुक का मॉड्यूल वहाँ पे बना हुआ था, तो सर्विस बुक के मॉड्यूल से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है कि सर्विस बुक वाली लिंक पे जब जाएंगे तो एक प्ले करके एक ऐसा बटन आ जाएगा, प्ले बटन जैसे जब उसको खोलेंगे तो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मिस्टर सुखदेव सिंह स्टेनोग्राफर जो भी हैं उनकी सर्विस बुक का वो पेज एक पहला दिख रहा है। फिर ये जो यहाँ पे आ रहा है वो नेक्स्ट नेक्स्ट बटन करके पूरी एंटायर सर्विस बुक को देखा जा सकता है। उसमें नेक्स्ट बटन में जो उन्होंने देखा होगा, इसको एरर स्क्रीन को बंद कर दूँ पहले मैं। तो ये सर्विस बुक में देखिए इस तरह का नेक्स्ट पेज में आ गया, फिर उसमें एक इस तरह का पार्ट वाइज आ गया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री ऑफ सर्विस जो भी है, उनकी छुट्टियों, मतलब कुल मिला के पूरा चिट्ठी चिट्ठा खाका जो भी है उस एम्प्लॉय का वो पूरा का पूरा यहाँ एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत अच्छे सुरक्षित फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो फिजिकल सर्विस बुक, जो आपका क्रिएटर है, जो आपके वेरीफायर हैं, वो आपकी किसी भी एम्प्लॉय की जो फिजिकल सर्विस बुक अभी हमारे ऑफिस में रहती है उसको वो अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके, बस यही सुविधा इसमें है।
अब ऐसा हो सकता है कि सर्विस बुक को पार्ट वाइज हमको अपलोड करना हो, एक बार पार्ट में नहीं हो पा रहा है, या कोई भी हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में रखना चाहते हैं, तो भी हमारे पास ऑप्शन है अपलोड सर्विस बुक डॉक्यूमेंट पार्ट वाइज। तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह के पार्ट क्रिएट हो सकते हैं। फिर यहाँ से हर एक पार्ट को हम चूज फाइल करके आप यहाँ पे इंडिविजुअली उनको सेव कर सकते हैं, तो वो पार्ट वाइज अपलोड हो जाएगी उनकी सर्विस बुक। हमने रोल क्रिएटर के बारे में बात किया, अब हम रोल वेरीफायर के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रोल वेरीफायर भी लॉगिन करेंगे तो उनको वैसे ही एम्प्लॉय सर्च करना पड़ेगा कोई भी काम करने से पहले, एग्जैक्टली क्रिएटर जैसा उसी आधार पे एम्प्लॉय को वो सर्च करें। और फिर नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं बाकी सेम ही ऑप्शंस हैं जो हमारे पास क्रिएटर के पास था एज सच सर्च करने के लिए एम्प्लॉय को। डॉक्यूमेंट में बताया है कि जो अप्रूवल का काम कर रहे हैं, जो हमारा क्रिएटर रोल वाले में जो था एग्जैक्टली वैसा ही अप्रूवल अप्रूव करने का इसमें भी सेम सिस्टम है, यूजर फीडबैक वाला भी सेम सिस्टम है। पर इनके पास ट्रांसफर प्रोसेस है, यानी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मतलब एक मान लीजिए एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफर होता है, तो वेरीफायर को क्या है वो पीआईएमएस एप्लीकेशन में उनकी प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो कई पार्ट्स में होगी, कुछ पार्ट्स में होगी, तो पहले तो उनको इनिशिएट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशिएट में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस टैब में एक इनिशिएट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, इस पे वो क्लिक करेंगे। फिर एम्प्लॉय को वो सर्च करेंगे, जिस भी एम्प्लॉय की जिस भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय कोड या नाम जो भी है, मतलब यहाँ पे तो दिया है ऑप्शन, एम्प्लॉय कोड भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या सर्विस है, उनका क्या डेजिग्नेशन है, नाम भी डाल के सर्च कर सकते हैं। जब वो सर्च करेंगे तो इस तरह का जैसे एक नीचे एक एम्प्लॉय की डिटेल आ रही है, चंचल माथुर, और अगर वो एम्प्लॉय वही है तो उसके ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे इनिशिएट ट्रांसफर का बटन आ रहा है, इस पे हमको क्लिक करना होगा। अब चूंकि ट्रांसफर इनिशिएट हो चुका है तो उनको रिलीव भी करना होगा नेचुरली, तो यहाँ एक रिलीव एम्प्लॉय का टैब है, इस पे हमको जाना होगा। हमारे जो एम्प्लॉयज अंडर जो भी ट्रांसफर है वो दिख रहे होंगे उस स्क्रीन में, उन जो भी एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ट्रांसफर टू में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहे हैं वो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, आपको टाइप नहीं करना, वो ड्रॉप डाउन बॉक्स से लेकर नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। नीचे की स्क्रीन में दिया हुआ है, जैसे उन्होंने ये देखिए इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर ट्रांसफर टू में उन्होंने यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लिया है और जो रिलीविंग डेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद ये जो बटन है रिलीव ट्रांसफर्स लिखा है, मतलब एक साथ मल्टीपल रिलीविंग भी हो सकती है, राइट। डॉक्यूमेंट में एक चीज लिखी हुई है कि मान लीजिए एम्प्लॉय का ट्रांसफर मतलब ऐसा केस है जहां एम्प्लॉय कि जहां पे जा रहे हैं ज्वाइन करने वो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो क्रिएटर के पास ऑप्शन है कि वो रिलीविंग डेट बस डालें। फिर ऐसे एम्प्लॉयज जो हैं वो वेरीफायर के अकाउंट में ज्वाइनिंग वाला जो टैब होता है उसमें दिखाई देंगे। देखिए ज्वाइनिंग एम्प्लॉय करके एक टैब है, वो सारे लोग उसमें चले जाएंगे, ठीक है। फिर ये ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज में जो दो दिख रहा है, ज्वाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक जिनका नहीं होगा, आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। खैर नो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है एक्चुअली, तो कोई बात नहीं। अगर ज्वाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशन है तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर हमें नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देना, अदरवाइज इस टैब पे आ जाएंगे जहां नो ऑर्गेनाइजेशन वाला मैंशनड है। तो अब इस तरह से ज्वाइनिंग जो है एम्प्लॉय की कंप्लीट हो जाती है। अब आता है पेंडिंग वेरिफिकेशन। पेंडिंग वेरिफिकेशन मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनको अभी वेरीफाई करना अभी हमारे सिस्टम में बाकी है, तो वो इस वाले टैब में क्लिक करने पे हमको, जैसे यहाँ पे हमें इतने सारे एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, इनकी डिटेल इनको अभी वेरीफाई होना है, तो इस इनके पास ऑप्शन राइट में आता है वेरीफाई। वेरीफाई वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग वेरीफाई बटन को क्लिक करना होगा। वेरीफाई से रिलेटेड जो डिटेल है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उनकी, जो हमने अभी तक देखा था, इतनी सारी एंट्रीज हुई थी, इतने सारे टैब थे, एक एक टैब को वेरीफाई करना होगा वन बाई वन जाकर, मतलब देखना होगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। इसमें ये बात समझना है हमको कि जो सारे मॉड्यूल में क्रिएटर ने एंट्रीज की हैं वही सारी एंट्रीज वेरीफायर को मिल रही हैं, लेकिन वेरीफायर क्या है, उसको देखने के बाद उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करने वाले हैं, लेकिन उनको उसको साइन करना पड़ेगा डिजिटली, राइट। तो डिजिटली साइन करने के बाद वो उसको सबमिट करेंगे। फिर अंडर सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड रिमार्क में वो जो भी अपलोडेड जो भी प्रूफ्स हैं, जो जिसमें मान लीजिए कि वो डिजिटली साइन नहीं करना उनको मैंडेटरी था या जो भी है, तो वो अपलोड कर सकते हैं वो प्रूफ्स को अंडर सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड रिमार्क्स में। उसमें नीचे ये जो स्क्रीन है आपकी दिख रही है, यहाँ पे अपलोड प्रूफ लिखा हुआ है, यहाँ से ब्राउज करके कर सकते हैं और अपना रिमार्क्स दे सकते हैं।
अब जो रोल है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, पी एंड ए का, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी एग्जैक्टली सेम ही है जो क्रिएटर ने एंट्री की थी या वेरीफायर ने वेरीफाई की थी, वो इन्फॉर्मेशन ही है। पर जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार, जो पाई चार्ट्स और बार चार्ट हमने अभी देखा था, आपको याद होगा, जो जेंडर वाइज था, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था या पे स्केल वाइज था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है हमारा पी एंड ओ ऑफिसर यानी अकाउंट्स ऑफिसर जो है हमारे, वो इसमें इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बात की, जेंडर वाइज, पे लेवल और एज वाइज, ठीक है। देखिए जो पी एंड ओ वाला, अकाउंट्स एंड ऑफिसर वाला जो रोल है, वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ फॉरेन रिलेटेड जो सर्विसेज से रिलेटेड डेटा है या सर्टिफिकेट सेक्शन में जो सर्विस के मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, उसमें ही वो इंफॉर्मेशन को अपडेट या ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैनुअल के पॉइंट्स से काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए होंगे। इससे हमारे कुछ डाउट, जो लोग एडमिन का रोल कर रहे हैं, जो कस्टोडियन का रोल कर रहे हैं, शायद उनको इससे कुछ मदद मिल सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।